सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण आनुवंशिक विकार जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, या जिसको हिंदी में अपन कहते हैं दांत्र कोशिका अरक्तता। तो ये होता क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो उभयावतल और डिस्क के समान होती है। तो वो किस तरह से दांत्र का या जो हस्याकार है उसका रूप धारण कर लेती है, और जिससे वो कोशिकाएं नष्ट होकर अरक्तता यानी एनीमिया की स्थिति आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो उसको अपन सिकल सेल एनीमिया या दांत्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। तो इसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए सामान्य जो हीमोग्लोबिन होता है जो 90% से भी ज़्यादा व्यक्तियों में पाया जाता है वो HbA है। इसके अलावा जैसे HbA फर्स्ट या HbF भी होता है जो कुछ भ्रूणीय अवस्था में होता है या कुछ अलग व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य Hb है वो HbA है। ये जो Hb है ये 90% से भी ज़्यादा व्यक्तियों में पाया जाता है। अब ये जो Hb है ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। मतलब ये 2 तो अल्फ़ा होगी और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। जैसे ये HbA है तो इसमें 2 अल्फ़ा श्रृंखलाएं होगी, 2 बीटा श्रृंखलाएं होगी, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होगी, ये प्रोटीन की श्रृंखलाएं होगी जिनको हम ग्लोबिन की श्रृंखलाएं भी बोलते हैं। तो जैसे ये जो अल्फ़ा श्रृंखला होती है, एक अल्फ़ा में 141 अमीनो अम्ल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो एक अल्फ़ा में एक तो 141 अमीनो अम्ल, तो दोनों अल्फ़ा श्रृंखलाओं में हो जाते हैं 282 अमीनो अम्ल। और जो बीटा श्रृंखला होती है वो थोड़ी सी इससे बड़ी होती है, उसमें 146 अमीनो अम्ल होते हैं। तो दोनों बीटा श्रृंखलाओं में 146 मतलब 292 अमीनो अम्ल होते हैं। और इस तरह से कुल टोटल एक सामान्य HB में 574 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि इसमें कि जैसे इसके अंदर दो ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, इसके साथ ही यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 1 एंड बीटा 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है। और इसके अंदर पाया जाता है हीम समूह, प्रत्येक श्रृंखला में हीम समूह पाया जाता है। तो जो ये तो श्रृंखला होगी, बाकी जो हीम समूह होता है उसमें आयरन का एक आयन पाया जाता है Fe2+ में, जिसको अपन फेरस आयन बोलते हैं। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी जिसमें 2 तो अल्फ़ा होगी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और एक बीटा 1 बीटा 2। तो ये चारों श्रृंखलाएं मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है अपने अंदर। ये एक अपने हीमोग्लोबिन की संरचना होती है और ये फिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये 4 अणुओं को, जैसे एक HP के अंदर 4 फेरस आयन हो गए, तो ये एक फेरस आयन एक अणु को, यानी ये भी एक जो HP होगा वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को परिवहन करेगा अपने बॉडी में। तो इस तरह से 2 अल्फ़ा और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। तो ये तो एक नॉर्मल HP की बात है। अब इसमें सिकल जो सेल एनीमिया उसमें अगर हो क्या रहा है, तो उसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं कि मानव में जो HB होती है उसका निर्माण कोई ना कोई जीन करेगी, उसका नियंत्रण कोई ना कोई जीन करेगी। तो मानव में HB का निर्माण नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर आप लिख लोगे के लिए 2 जीन पाई जाती है। ये जीन होती है HbA और HbB। मतलब HB का निर्माण करने के लिए 2 जीन होती है मुख्य रूप से, HbA और HbB। हालांकि जो HbA जीन होती है इसकी एक संलग्न जीन और होती है, तो इसको अपना HB फर्स्ट और HbA फर्स्ट और HbA सेकंड भी लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि HB का निर्धारण करने वाली जीन 2 तरह की होती है, HbA और HbB। ये मुख्य जीन है। अब ये जो HbA जीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन अल्फ़ा जीन भी बोलते हैं, ये गुणसूत्र नंबर 16 पर स्थित होती है। जो हमारा एलिंग गुणसूत्र होता है गुणसूत्र नंबर 16 है,
उस पर ये जीन पाई जाती है HbA जीन, जिसको हम हीमोग्लोबिन अल्फा जीन भी कहते हैं। तो ये नाम से स्पष्ट है, हीमोग्लोबिन अल्फा जीन कहलाती है, इसलिए जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन श्रृंखला है उसका निर्माण करेगी ये, या उसको कंट्रोल करेगी। दूसरी जीन होती है HbB जीन, जिसको हीमोग्लोबिन बीटा जीन कहते हैं। ये गुणसूत्र नंबर 11 पर स्थित होती है। तो कहने का मतलब है हमारे HB बनाने वाले जीन 2 गुणसूत्रों पर स्थित है, ये तो गुणसूत्र नंबर 16 और एक गुणसूत्र नंबर 11 पर। ये जो 11 वाली जो जीन है HbB जीन या बीटा जीन, ये क्या करती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करती है। ये बीटा जो प्रोटीन श्रृंखला होती है उसका ये कंट्रोल करेगी, उसका निर्माण करेगी। अब होगा क्या कि ये जो HbA जीन होती है इसमें कोई बदलाव नहीं, यानी हम यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, HbA में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं होता, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन HB जो B जीन है उसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो जाता है, तो उस जीन को हम HbS जीन कहते हैं। तो ये जो HbB जीन है जो गुणसूत्र नंबर 11 पर स्थित है उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, मतलब उसकी संरचना बदल जाती है, और उस बदली हुई जीन को हम कहते हैं HbS। यहाँ पर S का मतलब है सिक्कल या दांत्र, जिसके कारण से सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये जो HbS जीन है ये अप्रभावी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर S का शब्द अपन ले लेंगे सिकल से, सिकल। तो जो ये HbB जीन है जो नॉर्मल जीन थी उसमें उत्परिवर्तन हुआ और ये बदल गई HbS जीन के अंदर, और जो ये HbS बदली है इसमें जो उत्परिवर्तन हुआ है तो ये जीन अप्रभावी जीन होती है। कहने का मतलब है कि जब तक HbA है ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, ये अपना कब प्रभाव दिखाएगी, जब ये समयुग्मजी होगी। तो HbS जीन समयुग्मजी यानी इस स्थिति में हो जाए कभी, HbS और HbS अवस्था में घातक होता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब जब HbS और HbS जीन का अगर समयुग्मजी स्थिति आ गई तो उसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो जीन होती है सिकल सेल एनीमिया की वो गुणसूत्र 11 पर ही स्थित है। HbB में उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है कि वो जीन की संरचना बदल जाती है और वो HbS जीन के अंदर बदल जाती है। अब HbS जीन है चूँकि ये बीटा प्रोटीन बनाएगी, बीटा श्रृंखला बनाएगी, तो चेंज की हुई बीटा प्रोटीन बनाएगी। तो ये जैसे आपको बता दिए कि ये अप्रभावी जीन है और ये समयुग्मजी अवस्था में ही घातक होती है। देखिए सिकल सेल एनीमिया एक अलिंग गुणसूत्र पर यानी जो गुणसूत्र नंबर 11 है पर स्थित अप्रभावी जीन HbS के कारण होता है। तो ये प्रश्न बनता है कि सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है, किस गुणसूत्र से संबंधित है, अलिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र नंबर 11 से रिलेटेड है, और जो उसकी जीन होती है वो प्रभावी होती है या अप्रभावी होती है, तो वो अप्रभावी होती है। और उसका नाम क्या है उस जीन का, उस जीन का नाम है HbS। तो ये आपको याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया एक एलिंग गुणसूत्र जो गुणसूत्र नंबर 11 है उस पर जो जीन पाई जाती है HbB, उसमें उत्परिवर्तन के कारण HbS जो बन गई उसके कारण से सिकल सेल एनीमिया होता है। अब इस रोग का जो नियंत्रण है वो 2 युग्म विकल्पियों यानी एक तो HbA है और HbS। तो जैसे HbA बताया आपको ये 16 गुणसूत्र पर स्थित है और ये HbS किस पर गुणसूत्र पर 11 गुणसूत्र पर स्थित है। तो ये दोनों अब कंट्रोल करेंगे इस सिकल सेल एनीमिया को। तो कैसे, देखिए इस रोग के लक्षण केवल HbS की समयुग्मजी अवस्था यानी HbS अवस्था में ही प्रकट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 संभावित जीनोटाइप होंगे। अगर ये स्थिति है HbA तो इसका मतलब है इसमें तो S जीन है ही नहीं, तो ये सामान्य व्यक्ति होगा। दूसरी जीनोटाइप है HbA और इसके साथ HbS। तो हम देख रहे हैं कि HbS अप्रभावी है और HbB जो A है ये प्रभावी है, ये इसका प्रभाव प्रकट नहीं होने देगी। तो इस आदमी को रोग तो नहीं होगा लेकिन ये आदमी वाक का काम करेगा। वाक का काम क्यों करेगा, क्योंकि इसमें HbS जीन जो जीन है वो मौजूद है।
जबकि कि तीसरा जीनोटाइप ये होता है एच बी एस तो वो रोगी होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों जीन यानी HbA और HbS दोनों जीन मिलकर सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल कर रही है। तो अप्रभावी होने के कारण अगर ये प्रभावी होती तो और ज़्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते थे, लेकिन चूँकि अप्रभावी है तो जब तक HbA जीन है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। केवल संयुग्मज अवस्था में ही सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है वो अपना प्रभाव दिखाएगी, सिकल सेल एनीमिया व्यक्ति को हो जाता है। तो ये स्थिति इस जीन की थी। अब इसमें अपन और देख लेते हैं थोड़ा आगे। आखिर इससे अब ये जो जीन बनी है HbS, इससे होता क्या है? तो जो HbS जीन के कारण होने वाला विकार, यानी किस तरह से विकार उत्पन्न होता है, तो हम कह रहे हैं कि जो HbS जीन है उसके कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा प्रोपोलिपेप्टाइड या बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की 6वीं स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। मतलब बस इतना सा फर्क पड़ा कि HbB जीन थी जो नॉर्मल थी गुणसूत्र नंबर 11 में, यानी क्या थी, अभी हमने पढ़ा कि HbB जीन थी, ये गुणसूत्र नंबर 11 पर उपस्थित थी। गुणसूत्र नंबर 11 पर इसमें उत्परिवर्तन हुआ और उत्परिवर्तन होने से ये बदल गई HbS में। अभी HbS क्या करेगी, ये जो बीटा प्रोटीन श्रृंखला बन रही है उसकी 6वीं स्थिति में जो अमीनो अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल आता था, पहले जब HbB जीन थी ग्लूटेमिक अम्ल आता था उसमें, तो ये बस इतना ही करेगी कि जो HbS जीन है उस ग्लूटेमिक अम्ल की जगह इसमें वेलिन अमीनो अम्ल आ जाएगा। तो ये देखिए ये स्थिति हो जाती है कि जैसे ये अमीनो अम्ल सारे हमने गोले में अमीनो अम्ल दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 6 नंबर पोजीशन पर ये ग्लूटेमिक अम्ल GLU ग्लूटेमिक अम्ल है। ये HbA जीन द्वारा कोडित प्रोटीन श्रृंखला, इसको अपन बी करेंगे, HbB जीन द्वारा कोडित प्रोटीन श्रृंखला है ये। अब क्या होगा, इसमें उत्परिवर्तन होगा और उत्परिवर्तन होते ही क्या होगा, 6वीं स्थिति में देखिए वेलिन अमीनो अम्ल आ गया। तो बाकी पोजीशन हुआ ये केवल 6वीं स्थिति में वेलिन अमीनो अम्ल आ गया और इसके कारण से इसकी बीटा प्रोटीन श्रृंखला की संरचना चेंज हो गई। तो ये HbS जीन द्वारा कोडित प्रोटीन श्रृंखला है। जब HbS जीन बदल जाती है तब ऐसी श्रृंखला बनती है वेलिन वाली, और HbB जीन जो नॉर्मल होता है उसके कारण तो यहाँ पर ग्लूटेमिक अम्ल आएगा और HbS जीन के कारण यहाँ पर वेलिन अमीनो अम्ल आएगा। तो इस तरह से अभी इसका प्रभाव आगे देखने को कैसा मिलेगा कि जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसमें 6वीं स्थिति पर अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन B में परिवर्तन के कारण 6वें कोडोन GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। अब होगा क्या कि ये संरचना क्यों बदली है, 6वीं स्थिति में अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन कैसे हुआ, तो ये इसलिए हुआ है कि जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसका जो 6वां कोडोन है, 6वां कोडोन था पहले नॉर्मल था GAG, ये बदल गया GUG में, यानी यहाँ पर जो A है ये बीच वाला ये केवल U में चेंज हुआ है, यानी एडेनिन की जगह यूरेसिल आया है। तो बस इतना सा चेंज होते ही वहाँ पर ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलिन आ जाएगा। ये किसको कोड करेगा, वेलिन को कोडित करेगा। तो ये GUG के कारण यहाँ पर वेलिन आ जाएगा 6वीं स्थिति में। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि कोडोन तो कौन सा बदल रहा है, GAG से GUG, या सारा कौन सा बदल रहा है, एडेनिन से यूरेसिल में चेंज हो रहा है। तो ये जो स्थिति है इसके कारण से वहाँ पर प्रोटीन में अमीनो अम्ल, क्योंकि ये जो कोडोन होते हैं इस कोडोन में एक संदेश होता है अमीनो अम्ल के लिए, तो जैसे GG के अंदर तो संदेश है ग्लूटेमिक अम्ल के लिए, इसमें तो किसके लिए है, ग्लूटेमिक अम्ल के लिए। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर ये GUG हो गया तो अब ये ग्लूटेमिक अम्ल ना आकर यहाँ पर आएगा वेलिन अमीनो अम्ल, तो 6वीं स्थिति में ये स्थिति चेंज हो जाएगी। अब इस स्थिति के कारण क्या होता है कि इस प्रतिस्थापन के कारण जो परिवर्तित बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण हो जाता है और इससे परिवर्तित हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन S कहते हैं।
अब जो बीटा श्रृंखला में चेंज हो गया तो उससे ही अलग ही टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा, उसको अपन हीमोग्लोबिन एस कह रहे हैं। निम्न ऑक्सीजन की उपस्थिति में परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु का बहुलीकरण हो जाता है। बहुलीकरण का मतलब है इसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो इस तरह से जुड़ने लगते हैं, वो लंबी लंबी श्रृंखला बन जाती है इनकी। हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ने लगेंगे, हीमोग्लोबिन का देखो बहुलीकरण होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके लंबे लंबे अणु बनने लगते हैं। हीमोग्लोबिन के लंबे अणु यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल के कारण आरबीसी का आकार द्विअवतल बिंब यानी बाइकॉनकेव डिस्क से बदलकर दात्राकार यानी हाशिए की आकार जैसा यानी सिकल शेप्ड हो जाता है। ये स्थिति आ गई देखिए। क्योंकि जब ये परिवर्तित हीमोग्लोबिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन खुद ही आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेगा और आरबीसी पर तनाव पड़ेगा, क्योंकि आरबीसी खुद लचीली एक कोशिका होती है, तो उसकी कोशिका झिल्ली पर तनाव पड़ेगा और तनाव से वो द्विअवतल की न होकर फिर धीरे धीरे हाशिए के आकार की या दात्राकार हो जाती है, यानी सिकल शेप्ड हो जाती है। और इससे आरबीसी का तेजी से क्षरण होकर अरक्तता उत्पन्न हो जाती है। कैसे हुई देखो कि ये जैसे नॉर्मल है अपनी आरबीसी है, जैसे ये डिस्क के समान है, दोनों सतह पर अवतल रूपी होती है। अब जैसे ही ये जैसे इस तरह से इसमें एचबी देखो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना रहा है, तो तनाव होगा और यह आरबीसी इस तरह से दांतली की तरह हो गई, हाशियाकार हो गई। अब ऐसे आरबीसी जब अपन रुधिरवाहिनियों में जाएगी तो ये जगह जगह फंस जाएगी। देखिए यहाँ पर ये फंस गई है, इसने इस रुधिरवाहिनी को ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगी, जब ये ब्लड के साथ जाएगी तो प्लीहा में या यकृत में जो कुप्र कोशिकाएं होती है या प्लीहा में जो रेटिकुलोसाइट्स होती है वो इन आरबीसी को उसके जाल में फंस जाती है और वहाँ पर आरबीसी का विघटन बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ये होता है कि आरबीसी का क्षरण तेजी से होने लगता है, ब्लड के अंदर आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और अरक्तता पैदा हो जाती है। तो जिससे फिर धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और ऐसा आदमी धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो हाशियाकार हुई है उसका कारण यही है कि इसमें जो परिवर्तित एचपी बना था वो खुद जुड़कर बहुलीकरण होकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेगा। जैसे इस तरह से ये हीमोग्लोबिन है, इसके पास दूसरा जुड़ जाएगा, फिर तीसरा जुड़ जाएगा, इस तरह से हीमोग्लोबिन खुद जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं अणु बना लेगा और इन अणुओं से क्या होगा, इसमें तनाव होगा और ये दांतली की तरह यानी हाशियाकार हो गई और ये जगह जगह जाकर रुधिरवाहिनी में फंस जाएगी। फिर ये कृत में जाएगी, वहाँ पर इसका विनाश होने लग जाएगा, प्लीहा में जाएगी, वहाँ पर इसका तेज़ी से विनाश होगा और धीरे धीरे रक्त में आरबीसी और एचपी की कमी होने लग जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ एक म्यूटेंट के कारण यानी कि उत्परिवर्तन के कारण छठवां कोडोन चेंज हुआ और उसके कारण से एमिनोमल चेंज हुआ और जो परिवर्तित एचबी बना उसी कारण से हमें ये सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं इसकी वंशागति देख लेते हैं। देखिए वंशागति किस तरह से होती है सिकल सेल एनीमिया की वंशागति। जैसे एक वाहक मादा है और एक वाहक नर है, तो वाहक मादा को तो अपन किस तरह से दिखाएंगे, इसका जीनोटाइप HbA दिखाएंगे, दूसरे में दिखाएंगे HbS, ये वाहक है। और वाहक नर में क्या दिखाएंगे, HbA और HbS, इसको वैसे दिखाएंगे। अब इसके अपन युग्मक बना लेते हैं, दोनों के युग्मक बना के जब हम इसको निश्चित करवाते हैं तो देखिए HbA ये सामान्य बनेगा, HbA HbS ये वाहक बनेगी संतति और HbA HbS ये फिर से वाहक बनेगी और HbS HbS ये रोगी या मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो कहने का मतलब है वाहक मादा और वाहक नर में जब वंशागति होती है तो जैसे 25% संतति तो सामान्य पैदा हुई, 50% संतति वाहक पैदा हुई और 25% रोगी संतति पैदा होती है। अगर अपन इसका दूसरा भी वंशागति ले सकते हैं कि जैसे एक वाहक मादा हो और सामान्य नर हो, तो उसकी भी अपन इसके वंशागति को निकाल सकते हैं। वाहक मादा ले लेंगे, सामान्य नर ले लेंगे या सामान्य मादा ले लेंगे, वाहक नर लेंगे, तो अपन जब युग्म बना के देखेंगे तो हमें उसका पता चल जाता है। तो ये चूँकि एक लिंगी गुणसूत्रों के कारण है, ये गुणसूत्र नंबर 11 पर स्थित जीन के कारण हो रहा है। तो ये सिकल सेल एनीमिया इस तरह से इसके वंशागति होती है और एक आनुवांशिक रोग है, एक मेंडेलियन विकार है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला जो आनुवांशिक विकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे।